हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उन्हें इरेशनल प्रूव करना है। क्या करना है, कुछ इरेशनल नंबर दिए गए हैं, हमें उन्हें प्रूव करके दिखाना है कि भाई ये इरेशनल है। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, सभी को एक ही तरीके से प्रूव करेंगे। सभी को इरेशनल प्रूव करने का जो तरीका है वो क्या है, एक ही है, मेथड है वो एक ही है। और वो मेथड क्या है, वो मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उस मेथड का क्या नाम है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मतलब विरोधाभास विधि। एक प्रकार से इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है कॉन्ट्राडिक्शन का। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग ये होता है कि जो हमें जो चीज प्रूव करनी है ना, कोई भी चीज, इसमें तो हमें इरेशनल प्रूव करना है। जैसे इसी का ले लेते हैं, इरेशनल प्रूव करना है इस एक्सरसाइज में हमें नंबर्स को। तो इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसका उल्टा लेकर चलेंगे, रेशनल। इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसी नंबर को √5 को, जिसको इरेशनल प्रूव करना है, इसको हम रेशनल लेकर चलेंगे। भाई हम मानेंगे कोई इरेशनल है, इरेशनल नहीं है। और फिर लास्ट तक चलते जाएंगे, लास्ट में कुछ ऐसी चीज आ जाएगी कि हमारी जो चीज मानी हुई थी, जो हमने अजम्पशन ली थी, वो गलत प्रूव हो जाएगी और हमारी अजम्पशन गलत हो गई। तो मतलब हमने माना तो रेशनल है, वो भी गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इरेशनल। मतलब जो चीज हमें प्रूव करनी होती है उसका उल्टा लेकर हमें चलना है और लास्ट में उस हमारी ही मानी हुई चीज को हमें गलत प्रूव कर देना है। तो जो आंसर हमारे पास है वो आ जाएगा, जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो सभी एक प्रकार से करने हैं, एक ही मेथड में कॉन्ट्राडिक्शन है वो लगेगा। हाँ, थोड़ा किसी में कोई थोड़ा अलग वो हो जाएगा, किसी में अलग, लेकिन मेथड है वो कॉन्ट्राडिक्शन ही लगेगा। आज हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ये करेंगे हम। तो √5 इज इरेशनल, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या बताया मैंने कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें क्या करना है, मैंने बताया है जो प्रूव करना है उसको उल्टा लेकर हमें चलना है। तो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, लेट अस अज्यूम, ये सभी क्वेश्चंस में लिखनी है, टू द कॉन्ट्री, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री, मतलब दैट √5 इज, क्या प्रूव करना है, रेशनल। लेकिन हम तो कॉन्ट्रा ले रहे हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन ले रहे हैं, तो इज रेशनल। हमने √5 को रेशनल मान लिया, मान लिया ना रेशनल। इरेशनल लेकिन हमने पता है नहीं इरेशनल, लेकिन हम रेशनल मान के चलेंगे क्योंकि हमें प्रूव करना है ये इरेशनल है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आसान चीज है ये। √5 रेशनल मान लिया। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे रेशनल और इरेशनल नंबर। कुछ जो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि रेशनल जो होते हैं उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q है वो नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने बताया था उस वीडियो में। वही बात है, अगर √5 रेशनल है तो मैं उसकी p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, बस यहाँ पर p/q की जगह मैं फिर a/b मानूंगा। आप कोई भी दो नंबर मान सकते हैं, √5 p/q, a/b, x/y, m/n, कोई भी दो नंबर मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर a/b मानूंगा। आपकी बुक में a और b है तो मैं a और b लेके चलूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो √5 अगर रेशनल है तो दैट इज, वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b such that √5 is equal to a/b। हम ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो a और b जो इस प्रकार से हो, √5 is equal to a/b, क्योंकि √5 क्या है, रेशनल है और मैं उसको a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं। a और b इंटीजर है, इंटीजर तो है ही है। यहां पर मैं एक और चीज मानूंगा, a और b है वेयर a and b आर को-प्राइम्स। a और b को मैं को-प्राइम्स मानूंगा, मतलब को-प्राइम नंबर मानूंगा। अब ये को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, को-प्राइम होते हैं सह-अभाज्य, मतलब जिनका ये जोड़ा होता है। को-प्राइम बेसिकली दो नंबर्स का जोड़ा होता है, पेयर होता है। जिन दोनों नंबर्स का, जो हमने दो नंबर लिए हैं, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, 1 के अलावा उन दोनों में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं हो जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 4 और 1 है, सॉरी 4 और 3 है, ले लिया मैंने। ठीक है, 4 के फैक्टर क्या है, 1, 2 और 4 है। 3 के फैक्टर क्या है, 1 और 3 है। अब देखना 1 तो कॉमन है दोनों में, लेकिन उसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो मतलब ये दोनों नंबर क्या है, को-प्राइम है। ये दोनों नंबर क्या है, को-प्राइम है। अब ये दोनों नंबर को-प्राइम है, इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। वही तो मैंने a और b माने हैं, ये भी को-प्राइम है। इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब देखना 1 इनमें कॉमन है, इन दोनों का HCF क्या आ गया, 1 ही तो आ गया। एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि जिन दो नंबर का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वो को-प्राइम्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें कोई कॉमन नहीं होता, जिनमें कोई कॉमन नहीं होता वही तो जब तक
HCF बनाता है तो वही है जिन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो या जिनका HCF बनाता हो जिन दो नंबर्स का, वो कोप्राइम्स होते हैं, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने ए और बी यहाँ पर कोप्राइम मान लिए। अभी ये जो ए और बी कोप्राइम है ना, यही चीज हम गलत प्रूव कर देंगे, लास्ट में ये दोनों कोप्राइम नहीं रहेंगे और हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी और ये रेशनल नहीं इरेशनल मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप ये इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये लाइन कंफ्यूज हो, आप सीधा ये लिख सकते हैं, नाउ √5 इज इक्वल टू a by b where a and b आर कोप्राइम्स, मतलब रेशियो बना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, और ये कोप्राइम्स है, आप ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो √5 इज इक्वल टू a by b है। देखो मैं क्या करूंगा, इस b को मैं इधर ले जाऊंगा भाई, ले गया मैं इधर, तो क्या हो जाएगा b √5 इज इक्वल टू a। अब मैं क्या कर दूंगा, स्केयर कर दूंगा दोनों साइड, सभी में ये तरीका होगा, स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्केयरिंग बोथ sides we get या we have b√5 का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर, b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, रूट के अंदर जो नंबर होता है जब उसका स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर होता है वही आ जाता है, जैसे √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर, a का स्क्वायर a, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब मैं देखना ध्यान से, b स्क्वायर है, इसलिए इस 5 को मैं उधर ले जाऊंगा तो a स्क्वायर बाय 5 आ जाएगा, ये आ गया, यही मेन चीज है इसमें, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। अब देखना a स्क्वायर को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है, b ये क्या है, इंटीजर है, क्योंकि a और b दोनों इंटीजर होते हैं जब रेशनल में ऐसे लिखते हैं तो b इंटीजर, तो b स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर यानी a स्क्वायर को किसी नंबर से डिवाइड करने पर कोई इंटीजर आ रहा है तो मतलब इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तभी तो इंटीजर आता आंसर में। जैसे 4 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यहां पर कोई इंटीजर ही आएगा ना, तभी तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। ऐसे और किसी से डिवाइड होता है, जैसे 5 है, ऐसे तो ये 2 से डिवाइड होता है, डिवाइड तो होगा ही, 2.5 आ जाएगा, लेकिन कंप्लीट इंटीजर तो नहीं है आंसर में, तो मतलब ये 5 2 से डिविजिबल नहीं है यहां पर कंप्लीटली, तो आंसर इंटीजर आता है ना, तभी वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो यहां पर इंटीजर आ रहा है, मतलब a स्क्वायर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी a स्क्वायर 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो यहां पर लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो मैथमेटिक्स में आपकी इस एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम है, अगर a स्क्वायर है वो किसी नंबर से डिविजिबल है तो a भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, मतलब जैसे a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी जो है वो भी डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ये खुद भी 5 से डिविजिबल होगा, ये थ्योरम है, मैं आपके आप पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज 1.3 से पहले ही है। ठीक है, तो वही है ये, a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, यानी a का एक फैक्टर आ गया 5, फैक्टर क्या आ गया 5, कोई बात नहीं, फैक्टर तो हो सकते हैं, लेकिन a और b में दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए कोई, क्योंकि वो कोप्राइम है, तो a का एक फैक्टर क्या आ गया 5 हो गया, क्यों, क्योंकि a जो है वो 5 से डिविजिबल है। ये हमने इक्वेशन 1 वाली, इक्वेशन 1 हो गया, एक इक्वेशन और बनाएंगे वो देखिए कैसे। अब हमने क्या आ गया, a का आ गया, अब देखो a अगर 5 से डिविजिबल है तो मैं a को 5 into some इंटीजर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। जैसे कोई भी है 10 है वो 5 से डिवाइड होता है तो आंसर 2 आता है, तो मैं 10 को क्या लिख सकता हूं, 5 से डिविजिबल है ना, तो 5 into some इंटीजर ओवर 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये क्वेश्चन होता है। तो उसी प्रकार a अगर 5 से डिविजिबल है तो मैं a को 5 into some इंटीजर लिख सकता हूं, वेयर c इज एनी इंटीजर, बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने वो लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, a is equal to 5c। अब मैं क्या कर दूंगा, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, क्या है हमारे पास, a स्क्वायर आ जाएगा वो 5c स्क्वायर, और इसका 5c का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू देखो, यहां से ले लेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहां पर 5b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहां पर 5b स्क्वायर, वो यहां पर पुट कर दूंगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 5b स्क्वायर पुट कर दिया, यहां से वो वैल्यू लेनी है इसके लिए, वो यहां पर पुट करनी है, हमारे क्वेश्चन सोल्व क्या हो जाएगा, ये 25 इधर आ जाएगा तो 5b स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 25 तो इधर आ गया, इधर बच गया c स्क्वायर, ये कट के क्या हो जाएगा, बटे में 5 बच जाएगा, ओनली डिवाइड में क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। देखना एक ये b स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर, एक है a स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर, यहां पर क्या है b स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पर कंप्लीट हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, क्योंकि एक इंटीजर है उसका स्क्वायर इंटीजर, तो यानी b स्क्वायर जो है वो 5 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा, तो b इज डिविजिबल बाय 5, आल्सो b इज डिविजिबल बाय 5। देखना इक्वेशन 2,
इक्वेशन 1 में आ रहा है कि a 5 से डिविजिबल है, इक्वेशन 2 में आ रहा है कि b 5 से डिविजिबल है। ये क्या भाई, यहाँ पर तो a का 5 जो a का फैक्टर भी आ गया, 5 हो b का फैक्टर भी आ गया। ये कैसे, हमने तो a और b को प्राइम माने थे, इनका तो 1 से अलावा कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं, तो ये 5 कहां से आ गया? मतलब हमने जो चीज मानी थी वो तो गलत निकली। हमने जो चीज मानी थी a और b को प्राइम वो तो गलत निकली, और यही हमें करना था, हमें गलत ही निकालना था, क्योंकि हमने मेथड यूज किया है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उसमें यही करना होता है। तो a और b जो हो को प्राइम नहीं है, क्योंकि उनका 1 के अलावा फैक्टर कॉमन आ गया 5। क्या तो और भी कॉमन फैक्टर हो, लेकिन हमने तो एक मिल गया, उससे ही काम चल जाएगा, 5 मिल गया हमें तो अगर उनका एक और कॉमन फैक्टर है 1 से अलावा, तो मतलब है a और b को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है तो हमारी assumption गलत हो गई। हमारी assumption क्या थी कि √5 क्या है, कि रेशनल है, और हमने माना था √5 रेशनल है, वो गलत प्रूव हो गया। तो √5 रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं तो क्या वो इरेशनल है। Hence √5 is no, our assumption is wrong, hence √5 is not a rational number, it is a rational number। सॉरी क्या बोल गया मैं, √5 is not a rational number, it is an irrational number। ये क्या है कि इरेशनल है, और यही हमें प्रूव करना था कि ये इरेशनल है, ठीक है। Hence √5 is an irrational number। इरेशनल है क्या, √5 रेशनल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में टाइम लगा है, अब बाकी वाले क्वेश्चन है वो तो फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि इसी तरह है, तो आप साथ साथ सोल्व करके देखेंगे तो और अच्छी तरह से सोल्व हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन में भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लगेगा, उसमें भी हमें इरेशनल प्रूव करना है। पता चल गया क्या करना है, कुछ नहीं करना है, a को जो दिया गया नंबर उसको a by b मानना है, a और b को प्राइम मानने हैं। फिर किसी प्रकार से a को किसी का फैक्टर प्रूव कर, जैसे √5 है तो 5 का फैक्टर आ जाएगा, इसका a का फैक्टर 5 निकाल देंगे, इसे निकाल दिया स्क्वायर वगैरह करके, फिर a को 5 से मानकर b का फैक्टर निकाल देंगे 5, दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया, assumption गलत हो गई, √5 रेशनल नहीं इरेशनल हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन तो इससे बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा छोटा भी है, इससे बहुत ही छोटा है वो क्वेश्चन, उसमें भी इरेशनल प्रूव करना है, उसमें भी क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन नंबर है आपके पास 3 + 2√5, ये 3 + 2√5, इसे हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो इसमें इतनी ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, जो पहले क्वेश्चन में की थी, तो बिल्कुल सीधा ही हो जाएगा। क्या, वही वो वाली लाइन में लिखेंगे स्टार्टिंग में, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने मान लिया कॉन्ट्री विरोध में मान लिया, उल्टा मान लिया, इरेशनल था, लेकिन हमने मान लिया भाई एक प्रकार के एक समय के टाइम के लिए हमने मान लिया भाई कुछ टाइम के लिए ये रेशनल है, ठीक है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन हमने मान लिया, वैसे है नहीं लेकिन हमने मान लिया 3 + 2√5 इज रेशनल। अब 3 + 2√5 इज रेशनल है, तो मैं वो लाइन लिखना चाहूँ कि भाई दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b such that 3 + 2√5 is equal to a by b where a and b are co-prime number। तो वो लाइन भी लिखते हैं, या सीधा भी आप लिख सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहते आप, तो नाउ 3 + 2√5 is equal to a by b where a and b are co-prime। इस क्वेश्चन में को-प्राइम वाली चीजें करने की जरूरत नहीं है, वो फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें को-प्राइम मानना है। क्यों? क्योंकि को-प्राइम है ये दोनों, यानी इनके और इनकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे, तो मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक प्रकार से सिंपलेस्ट फॉर्म रखने के लिए आपको इस क्वेश्चन में को-प्राइम मानना है। a by b फ्रैक्शन जैसे 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों को-प्राइम है, 3/5 रहेगा, इनको कैंसिल नहीं कर सकते, काट नहीं सकते एक प्रकार से, तो ये 3/5 है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना, किसी जैसे 9/15 थी, मतलब इसको काटेंगे हम तो 3/5 ही आएगा। तो इसको जो है एक बार से मैंने सिंपल फॉर्म लिख दिया, मैंने इसको ही मैंने क्या लिख दिया, सिंपल फॉर्म में काट के लिख दिया, तो यही a by b है, ताकि एक सिंपल फॉर्म रहे, हमारा क्वेश्चन जो है और अच्छी तरह से सोल्व हो, ठीक है। वैसे कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में को-प्राइम मानने की, क्योंकि इसमें को-प्राइम का यूज नहीं करेंगे हम, पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, लेकिन ये तो सीधा हो जाएगा बिल्कुल। कैसे? फिर भी सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमने को-प्राइम माना है, किस लिए माना है को-प्राइम, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए फ्रैक्शन की। अब देखो ये 3 + 2√5 a by b है, फिर a and b आर को-प्राइम, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, जो इरेशनल जो पार्ट है ना उसको इधर रखना है, बाकी को उधर ले जाओ धीरे धीरे। तो पहले मैं 3 को ले जाऊंगा, 3 को उधर ले गया तो 2√5 is equal to a by b minus 3, a by b minus 3। अब मैं 2 को ले जाऊंगा, पहले इसको सोल्व कर लो, a by b minus 3 b एलसीएम लिया तो a minus 3b by b आ गया। अब मैं 2 को उधर ले जाऊंगा, क्या ले जाऊंगा, 2 को उधर ले जाऊंगा तो √5 आ जाएगा a minus 3b by b था, ये 2 इधर आ गया तो 2 यहाँ पर आ गया। अब ध्यान देना, a इंटीजर, b इंटीजर, b इंटीजर, 3 इंटीजर, 2 इंटीजर, सारे इंटीजर है, इधर इंटीजर ही आंसर आएगा, या इंटीजर नहीं भी आए कोई रेशनल नंबर आंसर आएगा। ये क्या है, कंप्लीट एक रेशनल नंबर है, ये क्या है कि रेशनल नंबर है। और ये जो है हमने अभी भी प्रूव किया है, √5 तो क्या है, इरेशनल है, √5 क्या है, इरेशनल है, √5 इरेशनल है, इधर रेशनल है। क्या इरेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है?
बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो हो रहा है इरेशनल इरेशनल क्या है, जो चीज हम मान के चले थे उससे तो हमारा क्या आ गया, रेशनल इरेशनल के बराबर आ गया। तो हमने जो चीज मानी थी वो मतलब गलत थी, क्योंकि उससे हमारी बहुत ही गलत चीज प्रूव हो रही है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इधर वाला पार्ट तो रेशनल है, सभी रेशनल चीजें हैं इसमें, और इधर देखो सभी इंटीजर्स हैं और डिवाइड करके एक रेशनल नंबर ही आएगा, p by q की फॉर्म में भी आएगा। लेकिन इधर तो इरेशनल आ रहा है, √5 तो इरेशनल हमने अभी भी प्रूव किया है, तो रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होता। यानी हमने जो चीज मानी थी वो क्या है, वो गलत है। तो हमारी मानी हुई चीज क्या हो गई, गलत प्रूव हो गई। यानी ये जो हमने माना था रेशनल नंबर है ये गलत प्रूव हो गया, ये इरेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो क्या है, ये इरेशनल है। तो हेंस 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। Our assumption is wrong। हमारी जो assumption थी, हमने जो चीज मानी थी, हमने जो assume किया था वो गलत प्रूव है। और ये हमें करना है, हमने गलत प्रूव करना ही नहीं है जो हमें मानना है, ताकि हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाए। हर क्वेश्चन में ये करना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था ना, बिल्कुल सिंपल, पिछले वाले से भी आसान था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या करना था, बस उसको a by b की फॉर्म में मानना था। रेशनल जो पार्ट थे उसको एक तरफ कर लिया, सारे रेशनल पार्ट को एक तरफ इरेशनल कर लिया, दोनों बराबर प्रूव कर दिया। हमारे assumption गलत हो गई, क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब अगला थर्ड क्वेश्चन, उसमें 3 पार्ट है। उसमें जो एक पार्ट है वो तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, और बाकी के जो 2 पार्ट हैं बिल्कुल इजी हैं, जैसे ये था ऐसे ही है। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या है, 1/√2 है। 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो जैसे √5 को किया था ना, वैसे इसको बस उसमें डिवाइड में है। तो वही लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट 1/√2 इज रेशनल। ये लाइन लिखेंगे, अगर रेशनल है तो 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, a by b लिख सकता हूं। a by b लिख दिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं, b को इधर ले आऊंगा, √2 को इधर ले जाऊंगा, तो b = √2a। फर्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म बन गई या नहीं बन गई? अब तो आप मेरे साथ सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए नोटबुक में, आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो √5 प्रूव किया था रेशनल वैसे ही है। a और b कोप्राइम है, यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, कोप्राइम है। शॉर्टकट में लिखूंगा मैं सीधा, स्टेटमेंट आपको पता ही है क्या लिखनी है, मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, वैसे ही करना है। तो b = √2a हो गया। अब मैं स्केलिंग करूंगा बोथ साइड, तो उसमें क्या था, b² = 2a², b का स्क्वायर b², √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a²। अब b² ये 2 इधर आ जाएगा, = a²। b² से डिवाइड करने पर कोई a² आ रहा है, मतलब b² जो 2 से क्या है, डिविजिबल है। b² अगर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। तो b² is divisible by 2, तो hence b is divisible by 2। अब b है वो 2 से क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। b is divisible by 2। ये एक क्वेश्चन आ गई। सेकंड क्वेश्चन और निकाल लो, a को भी 2 से डिवाइड करवा दो। कैसे? अब b 2 से डिविजिबल है तो मैं b को क्या लिख सकता हूं, 2 into सब इंटीजर c। मैं लिख दिया b = 2c, स्क्वायर बोथ साइड्स, b² = 4c², b का स्क्वायर b², 2 का स्क्वायर 4c का स्क्वायर 4c²। अब b² की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर b² की क्या वैल्यू है, 2a² पुट कर दे, 2a² = 4c², 2a² = 4c²। अब जो है ये 4 इधर ले आएंगे हम, 2a²/4 = c², कट कर जो 2 से 4 कट जाएगा, तो a²/2 = c²। ध्यान देना, a² भी 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि a² को 2 से डिवाइड करके कोई इंटीजर आंसर आ रहा है, मतलब a² अगर 2 से डिविजिबल है, a² अगर 2 से डिविजिबल लिख देंगे, a² is divisible by 2। तो a² अगर 2 से डिविजिबल है तो बाय थ्योरम, जो हमने थ्योरम पढ़ी मतलब एक्सरसाइज 1.3 से पहले ही थ्योरम है, उसमें है कि a² अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो a भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो a² अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो a is also divisible by 2, a भी है वो डिविजिबल by 2, a भी डिविजिबल, b है वो डिविजिबल by 2 है, और a is also divisible by 2, a भी 2 से डिविजिबल है, b भी है और a भी है। ये क्या हो गया, a और b दोनों 2 से डिविजिबल है, लेकिन a और b तो कोप्राइम थे, मतलब हमारी assumption गलत है, क्योंकि a और b का दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया 2, जो कि नहीं आना चाहिए था हमारे assumption के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कोप्राइम थे, मतलब हमारी assumption ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया तो हमारी assumption गलत है। हमारी assumption क्या थी स्टार्टिंग वाली, कि ये जो नंबर है ये रेशनल है, मतलब ये रेशनल नहीं है, हमारी assumption गलत हो गई, ये रेशनल नहीं तो क्या है, ये इरेशनल है। तो hence our assumption is wrong, a and b are not coprimes and hence 1/√2 is an irrational number। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है ना, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, वही a by b माना, स्क्वायर कर दिया, एक नंबर कुछ डिविजिबल हो गया, जो नंबर और था उसको 2 उसको जैसे डिविजिबल था इनटू में c की फॉर्म में लिख के स्क्वायर कर दिया, उसकी वैल्यू यहां से उठाकर पुट कर दी, वो भी उससे डिविजिबल हो गया। दोनों को सेम फैक्टर दिखा दे दोनों को आएंगे, और उससे हमारा assumption रॉन्ग हो गई, वो प्रूव हो गया। इसी प्रकार से है ये क्वेश्चन। अब है अगले 2 क्वेश्चन है, तो बिल्कुल छोटे-छोटे हैं, बिल्कुल आसान है। सेकंड पार्ट है थर्ड का, उसमें प्रूव करना है 7√5, कि भाई 7√5 है, इसको प्रूव करो आप कि ये इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल है, ये प्रूव
बिल्कुल सिंपल है, वही लाइन लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट 7√5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 7√5 इज इक्वल टू a by b, a और b कोप्राइम है, यहां पर कोप्राइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म रखने के लिए फ्रैक्शन की a और b कोप्राइम माननी है। अब a और b कोप्राइम है। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, दो ही टाइप के क्वेश्चन है, एक तो जो हमने फर्स्ट और अभी भी किया है ये क्वेश्चन है अलग टाइप की, और बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो इस टाइप के। उनमें क्या करना है, इनमें जो इरेशनल है वो अलग रखना है, बाकी को एक तरफ ले जाओ। तो √5 को मैंने इधर रखा और a by b ये 7 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखना a इंटीजर, b इंटीजर, 7 भी इंटीजर, a by b यानी एक प्रकार से क्या होगी, p by q की फॉर्म बन रही है। ये क्या है कि रेशनल नंबर है, ये क्या है कि रेशनल नंबर है। और ये √5 हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर दिया, ये क्या है कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल बराबर हो ही नहीं सकते, हमारे अजम्पशन रॉन्ग है, हमारे अजम्पशन रॉन्ग है। मतलब 7/5 में रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल है। तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या किया हमने, बस कुछ नहीं किया, 7 को इधर लाया, ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। रेशनल और इरेशनल बराबर हो ही नहीं सकते, हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग तो ये बराबर आ रहे हैं, इसलिए हमारे अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, एक बार स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अलग लगेगा, अजीब लगेगा क्या करेंगे हम, लेकिन जैसे आप इनको एक दो बार सॉल्व कर लोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 6 + √2 अगले में है, प्रूव दैट 6 + √2 इज रेशनल, ये प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल है। क्या कर लेंगे, इस प्रकार क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन तो क्या था, 3 + 2 √5, इस प्रकार से ही था ना, ऐसे ही था ना, उसमें तो ये 2 भी था, आपके पास तो 2 भी नहीं है, इस प्रकार की फॉर्म है, 6 + √2 है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वो सीधा था, ये तो और सीधा है। क्या कर लेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट 6 + √2 इज रेशनल, रेशनल है। अब आप क्या कर लेंगे, 6 + √2 रेशनल है, तो 6 + √2 को a by b मान लेंगे, a और b क्या है, कोप्राइम है, a और b कोप्राइम है यहां पर। अब रेशनल इरेशनल, उसको इरेशनल क्या है, √2 है, बाकी को उधर ले जाओ, 6 है बाकी, तो √2 = a by b - 6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a - 6b by b, और आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये क्या होता है, ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, ये तो एक रेशनल है, और ये क्या है, इरेशनल है। अब रेशनल जो है वो क्या इरेशनल के बराबर आ सकता है, नहीं, कभी नहीं आ सकता। इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, बराबर नहीं है ये, मतलब, लेकिन हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग तो बराबर आ रहे हैं, रेशनल और इरेशनल, देखो दो चीजें बराबर आ रही हैं, मतलब हमारी अजम्पशन ही गलत है। तो मतलब ये 6 + √2 रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है। कुछ नहीं किया हमने, 6 + √2 को क्या माना, a by b माना, इस 6 को इधर ले आए, ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल बच गया, तो मतलब ये रेशनल नहीं है, हमारी अजम्पशन गलत है। तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, दो टाइप के क्वेश्चन थे। देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या है। जिस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, √5 √2 सीधे √3 1/√5 1/√2 1/√3 1/√7 √7, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, या तो सीधे रूट के अंदर हो प्राइम नंबर, या उसके रेसिप्रोकल में हो, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन क्या था भाई, a by b के बराबर मानेंगे, b को इधर लाएंगे, स्केल करेंगे, इसका एक फैक्टर दिखा देंगे a का, फिर जो फैक्टर आया, जैसे 3 फैक्टर आया तो a = 3 से लेकर इसको सोल्व करते चलेंगे, उस a का भी जो हो b का फैक्टर दिखा देंगे, a का और b का दोनों का एक कॉमन फैक्टर दिखा देंगे, और हमारे आंसर गलत हो जाएगी। तो ये थोड़े लेंथी होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो ये तो ऐसे करना है, लेकिन है बहुत इजी है, एक दो बार करेंगे तो बिल्कुल आप उंगलियों पर हो जाएंगे क्वेश्चन। और एक जो बाकी बच गए जो भी जितने क्वेश्चन है वो सारे एक तरह से होंगे, जैसे 3 + 2 √5 है, 3 + √2 है, 7 √2 है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है, इनमें क्या करना है आपको, इनमें जो हमने बाकी बचे उनमें क्या वही करना है। जो इरेशनल जो पार्ट होता है ना, इरेशनल जो चीज होती है उसको एक तरफ रखो, बाकी को a by b = a by b मानते हैं, उस तरफ ले चलो, तो उधर तो हो जाएगा रेशनल और इधर हो जाएगा इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं होते हैं, हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो अजनर वो भी सिंपल है, बस थोड़े उसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, वो बिल्कुल थोड़ा सा उसमें 2-3 मिनट का काम फालतू है, बिल्कुल सिंपल है वो भी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे, आपको प्रूव करके देखने हैं, खुद कुछ एग्जांपल लेने हैं, वो आपको प्रूव करके देखनी है, इरेशनल जो है प्रूव करके देखनी है। अब आप जो है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता इरेशनल क्या होते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप सोल्व कीजिए और पढ़ के देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, ठीक है। बाकी अगली एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।